हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। इस वीडियो में हम एम्स बायोटेक्नोलॉजी के कुछ और क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। ये प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं। पिछले वीडियो में कुछ क्वेश्चंस हमने बायोटेक के डोमेन को भी कवर किए थे। आप उनको स्किप कर सकते हैं क्योंकि एम्स में मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी के क्वेश्चन आते हैं। हाँ, अगर आप कुछ और बायोटेक एग्जाम्स के लिए प्रेफर कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन वैलिड रहेंगे। तो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। द न्यूक्लियोटाइड्स आर प्रेजेंट इन अ डीएनए फ्रेगमेंट इन द फॉलोइंग रेशियो: A इक्वल टू C, A प्लस T इक्वल टू G प्लस C, T इक्वल टू G एंड A प्लस G इक्वल टू T प्लस C। देखिए, अगर आपको चेरगैफ रूल याद हो तो चेरगैफ रूल क्या कहता था? डबल स्टैंडर्ड डीएनए के अंदर, याद रखिए, चेरगैफ रूल ऑपरेट्स ओनली ऑन डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो वो क्या कहता था कि जितने भी एडेनिन होंगे उतने ही क्या होंगे? थाइमीन होंगे। और जितने भी आपके ग्वानिन होंगे उतने ही आपके क्या होंगे? साइटोसिन होंगे। राइट। एडेनिन और ग्वानिन दोनों ही क्या है? प्यूरिन्स हैं। तो जितने प्यूरिन्स होंगे इसका मतलब उतने ही हमारे क्या होंगे? पिरिमिडीन्स होंगे। और प्यूरिन क्या होते हैं? ए प्लस जी। और पिरिमिडीन क्या होंगे? सी प्लस टी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ए प्लस जी इक्वल टू टी प्लस सी। ए प्लस टी एंड जी प्लस सी कभी भी इक्वल नहीं होते। रेदर इनका जो रेशियो होता है वो यूनिक होता है किसी भी स्पीशीज के लिए। ये भी एक चेरगैफ का इंटरप्रिटेशन है। राइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। A cell heterozygous of 4 loci on 4 different chromosomes will produce gametes with how many different genotypes? 8, 4, 16 और 256। देखिए, जितने भी नंबर ऑफ डिफरेंट जीनोटाइप्स जो कि प्रोड्यूस कर सकती है कोई सेल, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है 2 raised to the power n। राइट। और n क्या होता है? हाउ मेनी नंबर्स जिन पे के आपका हेटेरोजाइगोसिटी है। राइट। तो यहां पर कितना है? 4। राइट। तो 4 डिफरेंट क्रोमोसोम्स हैं। तो आप फॉर्मूला डालिए 2 raised to the power 4, दैट विल बी इक्विवेलेंट ऑफ 16। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 16। How many main types of RNA are present in a eukaryotic cell? 4 types, 2 types, 3 types और 5 types। देखिए, यूकेरियोटिक सेल्स में बेसिकली 3 तरीके के आरएनए होते हैं। कौन कौन से? मैसेंजर आरएनए जो कैरी करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोमल आरएनए जो कि फॉर्म करता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ राइबोसोम्स। और टीआरएनए जो हेल्प करता है ट्रांसलेटिंग करने के लिए क्या? एमआरएनए सीक्वेंस को अमाइनो एसिड में। राइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 3 टाइप्स। द प्रोसेस्ड आरएनए कंटेन्स exons only, intron and poly-A tail, exon and poly-A tail और exon and UTR। देखिए, the correct answer is exons and UTR. After RNA processing, the final mature mRNA contains exons जो कि कोडिंग सीक्वेंस होते हैं जो कि अल्टीमेटली प्रोटीन में ट्रांसलेट होंगे। और UTR जिनको हम अनट्रांसलेटेड रीजन्स भी बोलते हैं, ये रेगुलेटरी सीक्वेंस होते हैं 5 प्राइम पे और 3 प्राइम एंड पे, जो इन्फ्लुएंस करते हैं ट्रांसलेशनल एफिशिएंसी और स्टेबिलिटी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा एक्सॉन एंड यूटीआर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। द पीसीआर हैज बीन रिवोल्यूशनाइज्ड बिकॉज ऑफ थर्मल साइक्लर, टैक पॉलीमरेज, डीएनटीपीज और मैग्नीशियम क्लोराइड। देखिए, पीसीआर या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है दैट वाज रिवोल्यूशनाइज्ड बाय द डिस्कवरी ऑफ टैक पॉलीमरेज, जो कि एक हीट स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज है जो कि ड्राइव किया गया था बैक्टीरियम थर्मस एक्वाटिकस से। ये एंजाइम अलाउ करता है डीएनए एम्प्लीफिकेशन टू अकर एट अ हाई टेम्परेचर विदाउट द नीड ऑफ अ फ्रेश एंजाइम एडिशन एवरी साइकिल। इसलिए पीसीआर हाईली एफिशिएंट हो जाती है और ऑटोमेशन उसका पॉसिबल है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? टैक पॉलीमरेज। द टोटल नंबर ऑफ कोडॉन्स इन अ जेनेटिक कोड डिक्शनरी इज, दैट्स वेरी इजी। टोटल नंबर ऑफ जेनेटिक कोडॉन कितने होते हैं? 64 होते हैं, जिसमें से स्टैंडर्ड कोडॉन कितने होते हैं? 61 होते हैं, जिनसे कि कोई ना कोई अमाइनो एसिड ट्रांसलेट हो सकता है। राइट। और 3 होते हैं क्या? स्टॉप कोडॉन, यूएए, यूएजी एंड यूजीए। तो टोटल कितने हो गए? 64 कोडॉन्स हो गए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोटिक सेल डिफर्स फ्रॉम ईच अदर विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियस, ऑर्गेनेल्स, ऑपरॉन्स और ऑल द थ्री। प्रोकैरियोट्स जो थे उसका मतलब क्या था? प्रो मतलब पहले, कैरियोट मतलब न्यूक्लियस।
यानी जब भी सेल्स के अंदर न्यूक्लियस आया उससे पहले वाले जो ऑर्गेनिज्म थे उनको प्रोकैरियोट्स बोला गया, जिसमें बैक्टीरिया आ जाते हैं। और यूकैरियोट्स का मतलब होता है ट्रू, यू मतलब ट्रू और कैरियन मतलब अगेन न्यूक्लियस, यानी जिनके अंदर वो सेल्स जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस था वो यूकैरियोट्स बने। तो यानी कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में बेसिक डिफरेंस होगा न्यूक्लियस का, और न्यूक्लियस एक ऑर्गेनल है तो ऑर्गेनल्स का भी डिफरेंस होगा। प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं होते, यूकैरियोट्स में होते हैं। प्रोकैरियोट्स में ऑप्रॉन्स होते हैं, यूकैरियोट्स में ऑप्रॉन्स नहीं होते। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑल द थ्री। The DNA is transcribed from one strand in one direction, both strand in both directions, one strand in two directions और both strands in 5 prime to 3 prime directions। देखिए डीएनए ट्रांसक्रिप्शन के दौरान कोई एक स्ट्रैंड जो होता है डीएनए का वही ट्रांसक्राइब्ड होता है, जिसको हम टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं, राइट। और यही आरएनए पॉलीमरेज रीड करता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। दूसरा जो स्ट्रैंड होता है उसे हम बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड, जो कि अनट्रांसक्राइब्ड रहता है और सेम सीक्वेंस होता है उसका जो कि एमआरएनए में रिफ्लेक्ट होता है, एक्सेप्ट थाइमिन की जगह यूरेसिल होता है एमआरएनए में, राइट। तो जो लैंग्वेज है आपके कोडिंग स्ट्रैंड की वो एग्जैक्टली सेम होगी जो कि एमआरएनए में रिफ्लेक्ट हो रही होगी। थाइमिन नहीं होगा, यूरेसिल होगा। इसका मतलब अगर कहने वाली बात हो तो दोनों ही स्ट्रैंड पे जीन्स हो सकती हैं किसी भी गिवन टाइम पे, बट उनमें से हमेशा सिर्फ एक ही स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब्ड होगा, और वो भी होगा किस डायरेक्शन में? 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, जिसको हम बोलेंगे कौन सा? टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम कह सकते हैं कि आइडियली दोनों स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब्ड हो सकते हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में, बट एट डिफरेंट टाइमिंग्स। अगर ये ऑप्शन ए होता वन स्ट्रैंड इन वन डायरेक्शन, तो हमें बोलना होता वन स्ट्रैंड इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, जिसको हम टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते, तो ये आंसर सही हो जाता। अदरवाइज फॉर द टाइम बिंग दोनों ही स्ट्रैंड पे जीन्स हो सकती हैं, पर उनमें से कोई एक ही रीड होगा एक गिवन टाइम पे, राइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन अ ट्राइसोमी आर। ट्राइसोमी के अंदर कितने क्रोमोसोम्स हो सकते हैं? देखिए नॉर्मली क्रोमोसोम्स कितने होते हैं आपके डिप्लॉयड में? 2n, करेक्ट। और अगर आपके पास किसी भी क्रोमोसोम की एक और कॉपी आ जाए तो आप कितने हो गए? 2n+1। तो यानी कि ट्राइसोमी में कितना होता है? जैसे डाउन सिंड्रोम में होता है ट्राइसोमी ऑफ 21, 21st क्रोमोसोम्स की एक और कॉपी एक्स्ट्रा आ जाती है, तो ये क्या होगा? 2n+1। द फर्स्ट प्रोटीन टू बी सीक्वेंस्ड वाज, कौन सा ऐसा प्रोटीन था जो सबसे पहले सीक्वेंस किया गया था? इंसुलिन, यूरिएज, फेरिटिन और हीमोग्लोबिन। देखिए जो पहला प्रोटीन जो कि कंप्लीटली सीक्वेंस किया गया था वो बोवाइन इंसुलिन था, जो किया था फ्रेडरिक सेंगर ने इन 1953, और उसके लिए ही वाज बीइंग गिवन नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री इन 1958। ये पहला केस था जबकि किसी अमाइनो एसिड का पूरा कंप्लीट सीक्वेंस बताया गया था, राइट। और इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। द साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स आर जनरली इनहेरिटेड पैटर्नली, बायपेरेंटल, मैटरनली और ऑल्टरनेटली। देखिए जो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया या क्लोरोप्लास्ट हो गया, उनके पास अपना डीएनए होता है और जनरली वो टिपिकली इनहेरिट होते हैं फ्रॉम द मदर। दिस इज बिकॉज द एग सेल कंट्रीब्यूट मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म टू द जाइगोट। इसको हम नहीं कंट्रीब्यूट करते, वो क्या प्रोवाइड करते हैं? सिर्फ न्यूक्लियर डीएनए। बाकी के ऑर्गेनेल्स तो मदर के एग सेल से आते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स इन लिनोलेइक एसिड इज 3, 2, 0 और 1। चलो स्ट्रक्चर देख लेते हैं। कितने डबल बॉन्ड है आपके पास? हैं 2 डबल बॉन्ड, राइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 2। और अगर हमसे पूछे ये कौन सा ओमेगा है, तो ये ओमेगा सेंटर है, तो ये 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, तो ये कौन सा है? ओमेगा 6 ऑयल है, राइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन 2। इंपॉर्टेंट बेसिक अमाइनो एसिड इन अ प्रोटीन इज प्रोलिन नहीं, ट्रिप्टोफान एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स होता है, हिस्टिडिन यस। 3 होते हैं अमाइनो एसिड जो कि आपके बेसिक कहलाते हैं, हिस्टिडिन, आर्जिनिन और लाइसिन। आर्जिनिन सबसे ज्यादा बेसिक अमाइनो एसिड होता है, इसका पीके अराउंड 12 होता है। लाइसिन उसके बाद सेकंड नेक्स्ट होता है बेसिक, जिसका पीके अराउंड 10.5 होता है, और उसके बाद होता है हिस्टिडिन जिसका पीके नियर अबाउट न्यूट्रलिटी होता है।
तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, हिस्टोन प्लस डीएनए, डीएनए प्लस आरएनए प्लस हिस्टोन्स और डीएनए प्लस आरएनए। देखिए इस क्वेश्चन को जरा ढंग से समझिएगा। केमिकली क्रोमोसोम्स जो होते हैं न्यूक्लियर प्रोटीन्स होते हैं, जबकि नेचर के अंदर दे आर मेड अप ऑफ डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन्स। ये आपको थोड़ा सा डाइजेस्ट नहीं होगा कि आरएनए कहां से आ गया। एक्चुअली इन जनरल क्रोमोसोम्स में 30 to 40% डीएनए होता है और 50 to 65% प्रोटीन होता है और 0.5 से लेकर 10% तक आरएनए हो सकता है। डीएनए ऑब्वियसली डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर होता है जो कि टाइटली रैप होता है किस पे, हिस्टोन्स पे, जो कि न्यूक्लियोसोम्स बनाते हैं, जो कि फर्दर कॉइल होते हैं और क्या बनाते हैं, क्रोमोसोम्स बनाते हैं। आरएनए हम जानते हैं कि मेजर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट नहीं है क्रोमोसोम्स का, जबकि हम जानते हैं कि प्यूरिफाइड क्रोमेटिन के अंदर 10 से 15% आरएनए होता है जो कि रोल प्ले करता है जीन एक्सप्रेशन और उसके रेगुलेशन में। तो क्रोमोसोम का वो पार्ट जो जनरली खुला रह जाता है वहां पे आपको आरएनए दिखेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए, आरएनए प्लस हिस्टोन्स। ओके, डीएनए प्रोटीन बाइंडिंग इज आइडेंटिफाइड थ्रू वेस्टर्न हाइब्रिडाइजेशन, सदर्न हाइब्रिडाइजेशन, जेल रिटार्डेशन या फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जेल रिटार्डेशन। कैसे, सपोज करिए आपको डाउट है कि आपके पास एक प्रोटीन है जो कि डीएनए को बाइंड करता है, ठीक है। अब आप कैसे पता लगाएंगे कि ये डीएनए पे कहां बाइंड करता है और सीक्वेंस क्या है उस डीएनए का जहां पे ये प्रोटीन बाइंड करता है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, आप प्रोटीन लीजिए, लेट अस से एक्स और वाई करके आपके पास दो प्रोटीन्स हैं और इसमें से सस्पेक्टेड है कि एक्स शायद डीएनए को बाइंड करता है, वाई नहीं करता। लेट्स प्रूव दिस थियरी। आप क्या करिए, दोनों को डीएनए से एक्सपोज कर दीजिए, दोनों को अलग अलग टेस्ट ट्यूब में डीएनए दे दीजिए, ठीक है, जो भी सीक्वेंस आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अलाउ इट फॉर सम टाइम, इक्विलिब्रेशन हो जाना चाहिए और उसके बाद दोनों को ही डीएनए का ट्रीटमेंट दे दीजिए, ठीक है। और उसके बाद इनको रन करिए किस पे, एगरोस जेल पे। आप क्या देखेंगे कि नॉर्मली जो डीएनए है वो डीएनए को कट कर देता है, राइट, यू नो दैट। तो अगर बाई एनी चांस इस डीएनए पे वाई बैठा होता तो उतने एरिया को उसने ऑक्यूपाई कर लिया होता और मास्क कर दिया होता, डीएनए से बचा लिया होता। डीएनए को फ्री डीएनए चाहिए होता है काटने के लिए, और जितने एरिया को वाई ने ऑक्यूपाई किया है उतना वो बच जाता। पर वाई में अगर आपको ऐसा कुछ नहीं दिखता और जो बैंड दिख रहे हैं डीएनए के डिग्रेडेड वो नीचे दिख रहे हैं एग्रोज में एट द टर्मिनल, इसका मतलब वाई डज नॉट बाइंड टू द डीएनए। अगर एक्स के अंदर आपको एक भी बैंड ऊपर दिख रहा है, इसका मतलब ये एरिया है, ये सीक्वेंस है जो कि डीएनए का, जो कि एक्स से बाइंड करता है। यानी कि अगर ये पूरा डीएनए था तो उसमें से एक्स इतने एरिया पे बैठ गया था, इतने एरिया को उसने पकड़ लिया था। इसका आप कह सकते हैं, इस टेक्निक को बोलते हैं हम डीएनए फुटप्रिंटिंग। तो एक्चुअली ये प्रोटीन इस पे अपना पैर जमा के बैठ गया है। अब डीएनए को ये एरिया अवेलेबल है डाइजेशन के लिए, ये एरिया अवेलेबल है, बट ये एरिया अवेलेबल नहीं है और इसीलिए ये एरिया सेव हो गया डीएनए के अटैक से और ये रह गया ऊपर, रिटार्ड कर गया, राइट। अब आपको कुछ नहीं करना है, इस सीक्वेंस को, डीएनए को निकालिए, सीक्वेंसर में डालिए और हो सकता है आपको पता लगे कि ये सीक्वेंस क्या था, टाटा बॉक्स या टाटा सीक्वेंस। इसी तरीके से तो पता लगा था कि आरएनए पॉलीमरेज या सिग्मा फैक्टर कहां बाइंड करता है, राइट। तो इस तरीके से, इस टेक्निक से आप डीएनए प्रोटीन बाइंडिंग को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। द आरएनए एडिटिंग टेक्स प्लेस फ्रीक्वेंटली इन माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, प्रोकैरियोटिक सेल्स, क्लोरोप्लास्ट। देखिए आरएनए एडिटिंग जो है वो एक पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन है जो कि अगर हम नॉर्मल सेल्स की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा और प्लांट सेल्स की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट दोनों में हो सकता है। ये जो प्रोसेस है इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन करेक्टिंग डिफेक्टिव ट्रांसक्रिप्ट्स और इंश्योर करता है प्रोटीन सिंथेसिस इन ऑर्गेनेल्स। आरएनए एडिटिंग जो होता है वो स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड्स को अल्टर कर सकता है, जैसे साइटोसिन को यूरेसिल में, और इसकी वजह से जीन एक्सप्रेशन या प्रोटीन फंक्शन अफेक्ट हो सकते हैं। न्यूक्लियस के अंदर आरएनए एडिटिंग रेयर इवेंट है, न्यूक्लियर जीन्स में जनरली आरएनए एडिटिंग नहीं होती, पर एक्सेप्शंस हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स में आरएनए एडिटिंग कॉमन नहीं है बैक्टीरिया के अंदर, क्योंकि उनके अंदर जीन एक्सप्रेशन जो होता है वो ज्यादा डायरेक्ट होता है।
तो आरएनए एडिटिंग कहां होगा किसी भी एक टिपिकल यूकेरियोटिक सेल्स में? अगर एनिमल सेल्स की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Which of the following is used for the detection of transformed bacterial colonies? X-glue, X-gel, Ethidium bromide और FDA? X-gel क्या होता है? X-gel एक तरह का सिंथेटिक सबस्ट्रेट है जिसका पूरा नाम क्या है? 5-bromo-4-chloro-3-indole beta-D galactopyranoside। अगर आपको X-gel का या ब्लू व्हाइट सिलेक्शन समझना है तो उससे पहले आपको अ लिटिल बिट ऑफ लैकोप्रोन याद होना चाहिए। लैकोप्रोन क्या था? चलो रिवाइज कर लेते हैं एक बार। लैकोप्रोन में अगर आपको याद हो 3 जीन्स होती थी, Z, Y और A। हमें Y और A की अभी जरूरत नहीं है, Z की बात करते हैं। Z जो है वो एक एंजाइम बनाता है जिसका नाम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। करेक्ट। अब पॉइंट क्या है इसका? इस एंजाइम की खासियत क्या है कि ये गैलेक्टोज और ग्लूकोज के बीच का जो बॉन्ड है बीटा 1,4 ये उसको ब्रेक करता है। करेक्ट, क्योंकि प्रेजेंट किस में होता है? लैक्टोज के अंदर। अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है, ये एंजाइम को स्पेसिफिसिटी होती है क्या कि जो भी सबस्ट्रेट आप दे रहे हैं उसमें एक तो गैलेक्टोज हो और बीटा 1,4 लिंकेज हो। सेकंड जो बॉन्ड के बाद जो भी चीज है, जो भी केमिकल है, आप उसको एक्सचेंज कर सकते हैं। ही डजंट बॉदर। गैलेक्टोज होना चाहिए, बीटा 1,4 लिंकेज होना चाहिए, ग्लूकोज की जगह आप कुछ भी लगा सकते हैं। और यही करते हैं साइंटिस्ट कि वो गैलेक्टोज की जगह एक डाई लगा देते हैं और यही डाई है आपकी एक्स गैल। तो एक्स जो है वो डाई है और गैल क्या है? गैलेक्टोज है। तो जब भी आपके पास बीटा गैलेक्टोसाइडेज होगा तो वो क्या करेगा? वो इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा और डाई जो है वो आपका सॉल्यूशन में आ जाएगी। And now this dye along with another dye molecule get oxidized and form indigo color। यानी कि अगर आपके पास इंडिगो कलर आ रहा है दैट मींस डाई जो है क्लीव्ड हुई है, और डाई क्लीव्ड हुई है इसका मतलब बीटा गैलेक्टोसाइडेज एक्सप्रेस हुआ है। और अगर बीटा गैलेक्टोसाइडेज एक्सप्रेस हुआ है तो लेगजेड जीन क्या है? इंटैक्ट है। अब नॉर्मली होता क्या है, पक वेक्टर में अगर हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला है तो जीन ऑफ इंटरेस्ट जनरली हम लेगजेड जीन की तरफ डालते हैं। और अगर हमने लेगजेड जीन को डिस्टर्ब कर दिया तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनेगा, दैट मींस डाई क्लीव नहीं होगी और इंडिगो कलर नहीं आएगा, ब्लू कलर नहीं आएगा। तो कॉलोनीज कैसी आएंगी? व्हाइट कलर कॉलोनी नहीं आएंगी। तो यानी कि व्हाइट कलर कॉलोनी अगर आ रही है तो आपके पास रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। आपका बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बन रहा क्योंकि उसकी जगह आपका डिजायर्ड प्रोटीन जीन ऑफ इंटरेस्ट काम कर रहा है। और अगर ब्लू कॉलोनीज आ रही हैं तो दैट मींस नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट हुआ है, यानी कि उसके अंदर आपकी जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं गया है। तो इसका मतलब एक्सगेल कैन बी अ गुड सबस्ट्रेट टू डिटेक्ट द डिफरेंस बिटवीन रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, जैसा कि आप देख सकते हैं इस डायग्राम में भी। ओके, तो चलते हैं आगे। The pH of a solution with OH concentration is 10 to the power minus 10 will be 10, 1, 14, 4. That's very easy. As you can see the calculations, आपको कुछ नहीं करना है, आपको मालूम है POH पहले निकालिए। ऐसे क्वेश्चन जहां पे कि OH दिया हो तो पहले POH ही निकालिए। S दिया है यानी प्रोटॉन कॉन्सेंट्रेशन दिया तो पहले पीएच निकालिए। अगर OH दिया है, हाइड्रोक्सिल कॉन्सेंट्रेशन दिया है तो पहले POH निकालिए। फॉर्मूला सेम रहेगा, माइनस लॉग OH माइनस, उससे निकालेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? POH की वैल्यू 10। आपको पता है एट 25 डिग्री सेल्सियस pH प्लस POH कितना होता है? 14। याद रखिएगा टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है, राइट? तो pH विल बी 14 माइनस POH। POH कितना था? 10। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 4, राइट? क्यों? क्योंकि POH आपका 10 था, 14 में से माइनस कर दीजिए तो pH की वैल्यू आ जाएगी 4। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Which of the following is not an endonucleases? DNase, EcoR1, BAMH1 और PST1? देखिए जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस होते हैं वो एंजाइम्स होते हैं जो सेलेक्टिवली एक पर्टिकुलर सीक्वेंस पे कट करते हैं, जिन्हें हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस बोलते हैं। अगर हम EcoR1 की बात करें तो वो काटता है GAATTC पे,
अगर 5 प्राइम टू 3 प्राइम GATTC है तो अगर आप नेक्स्ट सीक्वेंस को देखें तो वो भी होगा आपका GAATTC। इन तरह के सीक्वेंस को जो कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक जैसे साउंड करते हैं उनको हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। तो इको R1 भी ऐसे ही एक सीक्वेंस को कट करता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। अगर हम बात करें PST1 की तो वो कट करता है CTGCAG को। अगर हम बात करें आपके BAMH1 को तो BAMH1 जो है वो भी कट करता है और वो कट करता है GGATCC को। यानी कि इको R1 भी एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, BAMH1 भी एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है और PST1 भी एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से है। डीएनएज जो है वो एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस नहीं है, वो नॉन सेलेक्टिवली काटता है डीएनए को, फ्रेगमेंट्स कर देगा। तो डीएनएज इज नॉट अ restriction enzymes. A one letter symbol for lysine amino acid is K, L, W और Y. तो इसका करेक्ट आंसर है K. K होता है आपका लाइसिन के लिए, L होता है आपका ल्यूसिन के लिए, W होता है आपका ट्रिप्टोफान के लिए और Y होता है आपका टायरोसिन के लिए। तो सिंगल वर्ड नोटेशन में लाइसिन जो है, जो कि एक बेसिक अमाइनो एसिड है, उसका होता है K. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। The highest mass of protein amino acid is of histidine, tyrosin, tryptophan और arginine. देखिए अगर हम बात करें हाईएस्ट मॉलिक्यूलर वेट की तो हाईएस्ट मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो होता है आपका ट्रिप्टोफान का। ट्रिप्टोफान का मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो होता है अराउंड 204 डाल्टन। अगर हम बात करें हिस्टिडिन की तो उसका होता है 155 डाल्टन। टायरोसिन की बात करें तो उसका होता है 181 डाल्टन और आर्जिनिन का होता है 174 डाल्टन। तो इनमें सबसे ज्यादा किसका है? ट्रिप्टोफान का। तो ऑप्शन डी हैज टू बी द करेक्ट आंसर। A single peptide can have the following structure: tertiary, primary, secondary और all of these. कोई भी एक सिंगल पेप्टाइड के अंदर तीनों तरह के हमारे स्ट्रक्चरल लेवल हो सकते हैं, प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है और टर्शरी। डिपेंड करता है वो कितना फोल्ड हुआ है और कितना उसके अंदर पेप्टाइड इंटरेक्शंस हैं या फिर नॉन स्पेसिफिक इंटरेक्शंस हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर किसको रेफर करता है? वो एक लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स को रेफर करता है जो कि कनेक्टेड है पेप्टाइड बॉन्ड से। सेकेंडरी स्ट्रक्चर इंक्लूड्स लोकलाइज्ड फोल्डिंग पैटर्न जो कि अल्फा हेलिक्स या बीटा शीट हो सकते हैं, जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बनते हैं पेप्टाइड बैकबोन की। याद रखिएगा सेकेंडरी स्ट्रक्चर के दौरान देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ साइड चेन्स, आर ग्रुप का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, जबकि टर्शियरी स्ट्रक्चर में सिर्फ और सिर्फ साइड चेन्स का ही इन्वॉल्वमेंट होता है जो कि एक 3D शेप बनाते हैं और इंटरेक्शन होता है डिस्टेंट रीजन ऑफ पेप्टाइड इंक्लूडिंग हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, आयनिक बॉन्ड, डाइसल्फाइड ब्रिजेस, और ये सारे किसके बीच में हो रहे हैं? आर ग्रुप के बीच में। तो किसी भी फोल्डेड प्रोटीन के अंदर टर्शियरी भी हो सकता है, प्राइमरी भी हो सकता है और सेकेंडरी भी हो सकता है, यानी ऑल ऑफ दीज। In E. coli, which enzyme synthesizes the RNA primer for Okazaki fragments? DNA A, DNA C, DNA G और all of these? DNA G जो है वो एक प्राइमेज एंजाइम होता है E. coli के अंदर जो सिंथेसाइज करता है RNA प्राइमर जो कि रिक्वायर्ड होता है फॉर्मेशन ऑफ Okazaki fragments on the lagging strand during DNA replication. ये जो प्राइमर है ये एक स्टार्टिंग पॉइंट प्रोवाइड करता है DNA पॉल 3 को जो कि एक्सटेंड करता है फाइनली DNA स्ट्रैंड को। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। Which of the following is a non-reducing sugar? माल्टोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज और लैक्टोज। देखिए हमने पहले भी बात की है, डिस्कशन किया हुआ है कई बार, जब भी आपके पास एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल अगर आपके पास फ्री है, ये वाला नॉर्मली एल्डोजिस में ये पोजीशन होती है C1 और कीटोजिस में ये पोजीशन होती है C2। तो अगर आपके पास C1 पे या C2 पे OH फ्री है तो इसका मतलब वो रिड्यूसिंग शुगर होगा, और अगर नहीं है तो वो रिड्यूसिंग शुगर नहीं होगा। माल्टोज में ये फ्री होता है तो ये रिड्यूसिंग शुगर है। जहां तक हम बात करें फ्रक्टोज की तो फ्रक्टोज में भी ये फ्री होता है, कीटोज शुगर है, C2 पे OH फ्री होता है तो वो भी एक हमारी रिड्यूसिंग शुगर है। लैक्टोज में भी ये फ्री होता है तो वो भी हमारी रिड्यूसिंग शुगर है। सुक्रोज के अंदर एक ग्लूकोज यूनिट जिसका कि C1
और फ्रक्टोज यूनिट जिसका कि C2, दोनों आपस में मिलकर बॉन्ड बनाते हैं, तो C1 भी बिजी हो गया और C2 भी बिजी हो गया, इसीलिए सुक्रोज जो है वो एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है और ये एक बड़ा फेवरेट क्वेश्चन बनता है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। कैटाबॉलिक रिप्रेशन ऑफ लैकोप्रोन इज मीडिएटेड थ्रू ATP, GTP, ADP और साइक्लिक AMP। देखिए पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा लैकोप्रोन जो है, जो इंड्यूसिबल एप्रोन है, वो किस कंडीशन में काम करता है। इकोलाई का जो सबसे बेस्ट सबस्ट्रेट होता है, प्रेफर्ड सबस्ट्रेट होता है, वो हमेशा ग्लूकोज होगा, याद रखिए। और अगर ग्लूकोज नहीं मिलेगा तो देन इट विल स्विच ओवर टू द लैक्टोज। तो यानी लैकोप्रोन की जरूरत तभी पड़ेगी जबकि ग्लूकोज तो हो नहीं और लैक्टोज अवेलेबल हो। अगर सपोजिडली यू हैव ग्लूकोज, then there is no logic that E. coli switch on the lactose. लैक्टोज है भी नहीं और ग्लूकोज प्रेजेंट है, प्रेफर्ड सबस्ट्रेट प्रेजेंट है, तो फिर क्यों ही बनाएगा आपका लैक्टोज का डिग्रेडेशन के एंजाइम्स E. coli, राइट। तो एक्चुअली इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि कैसे ग्लूकोज की प्रेजेंस में कैटाबॉलिक रिप्रेशन होता है लैकोप्रोन का, लैकोप्रोन को स्विच ऑन नहीं किया जाता, कैसे होता है ये सब। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें पहले समझना पड़ेगा कि कैटाबॉलिक रिप्रेशन जो होता है वो होता कैसे है। कैटाबॉलिक रिप्रेशन ऑफ द लैकोप्रोन वो मीडिएट किया जाता है बाय द साइक्लिक एएमपी। अब इस चीज को समझिएगा कैसे, क्योंकि साइक्लिक एएमपी रेगुलेट करता है जीन एक्सप्रेशन इन रिस्पांस टू ग्लूकोज अवेलेबिलिटी। अगर ग्लूकोज लेवल हाई है, मान लीजिए ग्लूकोज आपका ज्यादा है, तो साइक्लिक एएमपी का जो लेवल है वो ड्रॉप हो जाएगा, साइक्लिक एएमपी हो जाएगा कम। और साइक्लिक एएमपी अगर कम हो गया तो वो किससे नहीं बाइंड करेगा, वो कैप प्रोटीन से बाइंड नहीं करेगा। और अगर वो कैप प्रोटीन से बाइंड नहीं कर रहा है तो वो लैकोप्रोन को स्विच ऑन नहीं होने देगा, लैकोप्रोन स्विच ऑन नहीं होगा। अब इसका रिवर्स कर लेते हैं, अगर ग्लूकोज कम है तो साइक्लिक एएमपी ज्यादा होगा, कैप प्रोटीन से बाइंडिंग होगी और लैकोप्रोन स्विच ऑन हो जाएगा। तो कैटाबॉलिक रिप्रेशन ऑफ लैकोप्रोन इज बेसिकली मीडिएटेड बाय साइक्लिक एएमपी बाइंड टू कैप प्रोटीन, राइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। Which of the antibiotic inhibits transcriptions? स्ट्रेप्टोमाइसिन, केनामाइसिन, मीटोमाइसिन या रिफैम्सिन। देखिए एंटीबायोटिक जो इनहिबिट करता है ट्रांसक्रिप्शन को वो होता है रिफैम्सिन। ये सेलेक्टिवली टारगेट करता है बैक्टीरियल आरएनए पॉलीमरेज को और इसकी वजह से आरएनए सिंथेसिस जो है या फिर आप कह सकते हैं ट्रांसक्रिप्शन हॉल्ट हो जाता है। बाकी के जो एंटीबायोटिक्स लिखे गए हैं जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, केनामाइसिन या मीटोमाइसिन, ये अफेक्ट करते हैं डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ बैक्टीरियल फंक्शन सच एज ट्रांसलेशन और डीएनए इंटीग्रिटी, बट नॉट द आरएनए पॉलीमरेज फंक्शन। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा रिफैम्सिन। Which of the following vector can be used for producing single stranded DNA? PBS या PBluescript, PUC18, PBR322 या फिर कॉस्मेट। जो वेक्टर होता है वो जनरली यूज किए जाते हैं क्लोनिंग या एक्सप्रेशन पर्पसेस के लिए, और अगर आपको एक्सप्रेशन पर्पसेस करना है तो आपको सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वाला वेक्टर PBluescript चाहिए होगा। द वेक्टर दैट कैन बी यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए इज PBluescript, राइट। इसके अंदर जो M13 का ओराई होता है जो अलाउ करता है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए का प्रोडक्शन अगर उसको इन्फेक्ट किया जाए M13 हेल्पर फाज से, और इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस और सीक्वेंस इवेंट को और इवन एक्सप्रेशंस को। जो आपने अगर सुना हो फास्ट डिस्प्ले लाइब्रेरी, तो बेसिकली फास्ट डिस्प्ले लाइब्रेरी इसी की वजह से बनती है, PBluescript की वजह से। जो बाकी के आपके वेक्टर्स हैं जैसे PUC18 है, PBR322 है या कॉस्मेट है, ये जनरली डबल स्टैंडर्ड डीएनए वेक्टर्स हैं और इनके अंदर कैपेसिटी नहीं होती टू प्रोड्यूस सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए एफिशिएंटली। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। The following high capacity vector that can be used for both cloning and transformation of large DNA fragments, that would be PBAC, PTAC, PYAC या PPAC। देखिए क्लोनिंग और ट्रांसफॉर्मेशन पर्पसेस के लिए जो लार्ज डीएनए फ्रेगमेंट्स के लिए जरूरी होता है उसके लिए PBAC सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये हाई कैपेसिटी वेक्टर है जो कि इंसर्ट ले जा सकता है 300 से 500 केबी तक, 300 टू 500 केबी का, और रेप्लिकेट कर सकता है बैक्टीरिया के अंदर क्लोनिंग के दौरान।
अब ये जो आपका वेक्टर है ये लार्ज डीएनए फ्रेगमेंट्स को बैक्टीरिया के अंदर रखेगा, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट इसके साथ फैक्टर है जो जिसकी वजह से ये इवन ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग में यूज हुआ था, दैट इट्स एबिलिटी टू मेंटेन लार्ज इंसर्ट एंड दैट टू बी इन स्टेबल मैनर। अगर पी यक की बात करें तो वो ज्यादा बड़ा डीएनए हैंडल कर सकता है, इवन 102 किलो बेसिस तक, और रेप्लिकेट भी कर सकता है ई सेल्स में, यानी शटल वेक्टर भी है। बट व्हाई इट वाज नॉट सुटेबल फॉर क्लोनिंग पर्पसेस लार्ज डीएनए फ्रेगमेंट्स को? क्यों? क्योंकि इसके साथ स्टेबिलिटी ऑलवेज एक इशू रहता है। तो अगर आपको एक स्टेबल इंसर्ट चाहिए तो पी बैक ज्यादा बेटर है। पी बैक के अंदर 300 टू 500 के भी जा सकता है। ईस्ट वाला जो है पी यक, उसमें थोड़ा सा बड़ा डीएनए जा सकता है पर स्टेबिलिटी हमेशा एक इशू रहेगा। तो बेस्ट वेक्टर क्या होगा? पी बैक। Which one of the following reverse genetic tool can be used for allele mining without transformation? RNA interference, transposon insertion, tDNA insertion or tiling? देखिए, रिवर्स जेनेटिक टूल दैट कैन बी यूज फॉर एलील माइनिंग विदाउट ट्रांसफॉर्मेशन इज टाइलिंग। टाइलिंग को कहते हैं टारगेटिक इंड्यूस्ड लोकल लेजन इन जीनोम्स, और ये अलाउ करता है रिसर्चर्स को टू आइडेंटिफाई म्यूटेशन स्पेसिफिक जीन्स में विदाउट इंट्रोड्यूसिंग द फॉरेन डीएनए। और इसकी वजह से जो नेचुरल जेनेटिक वेरिएशन स्टडीज होती हैं उनमें ये एक इंपॉर्टेंट टूल बन जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा टारगेटिंग इंड्यूस लोकल लेजन इन जीनोम, यानी कि टिलिंग, इन द क्वेश्चन ऑप्शन डी। After the first three of PCR, the total number of DNA strand amplified within the limit of the primers are 12, 8, 14 और 16। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हो, साइकिल 1 के बाद आपके पास कितने डुप्लेक्स बनेंगे? 2। साइकिल 2 के बाद आपके पास डुप्लेक्स होंगे 4, और साइकिल 3 के बाद आपके पास डुप्लेक्स होंगे कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पे पावर का सारा गेम होता है। पहले आपके पास पावर, पहले कितने थे डुप्लेक्स? 2, यानी 2 रेज़ टू द पावर 1। इससे पहले कितने थे? 0, 2 रेज़ टू द पावर 0 मतलब 1, 2 रेज़ टू पावर मतलब 2, 2 रेज़ टू पावर 2। ये जो n होता है ना, ये ऊपर जो पावर लिखी हुई है साइकिल, नंबर ऑफ साइकिल्स हैं। तो अभी तक आपने एक भी साइकिल नहीं की, यानी एक डुप्लेक्स। एक साइकिल कर ली, 2 डुप्लेक्स। 2 साइकिल कर ली तो 4 डुप्लेक्स, और 3 साइकिल कर ली तो आपके 8 डुप्लेक्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 8। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। A process by which cells are sorted by an instrument, a cytometer, that recognize fluorescent antibody attached to the surface proteins on certain cells is flow cytometry, drug discovery, biomarkers और microarray। देखिए, फ्लो साइटोमेट्री जो होता है ये एक पावरफुल टेक्निक है जो एनालाइज और सॉर्ट कर सकती है सेल्स को बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक, जैसे कि प्रेजेंस ऑफ फ्लोरोसेंटली लेबल्ड एंटीबॉडीज, जो कि किसी भी सेल की सरफेस पे जो प्रोटीन्स होते हैं उनसे बाइंड करती हैं। और इसकी वजह से रिसर्चर जो हैं वो इंडिविजुअल सेल्स को मिक्सचर में से अलग कर पाते हैं, और ये टेक्निक बड़ी ही इसेंशियल बन गई है आज की डेट में इम्यूनोलॉजी, कैंसर रिसर्च एंड ड्रग डिस्कवरी में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। An instrument that produces short section of DNA up to a few hundred base pair in length, यानी कि हम कौन से इंस्ट्रूमेंट के थ्रू छोटा सा डीएनए जो कि फ्यू हंड्रेड बेस पेयर तक का हो सकता है उसको सिंथेसाइज कर सकते हैं। क्या हमें ऑर्गेनिक सिंथेसिस यूज करनी पड़ेगी? डू वी नीड टू हैव पेप्टाइड सिंथेसाइजर, डीएनए सिंथेसाइजर और पैरेलल सिंथेसिस? देखिए, डीएनए बनाना है तो आंसर तो डीएनए सिंथेसाइजर होगा, और डीएनए सिंथेसाइजर एक स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट होता है which is used to produce short section of DNA, typically oligonucleotides, जो कि रेंज करते हैं few dozen to few hundred base pair in length। ये जो मशीन होती हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, वो यूज करती हैं सॉलिड फेज सिंथेसिस, जिसमें सॉलिड फेज सिंथेसिस का मतलब होता है एक एंड को आप जो है इमोबिलाइज कर दीजिए और एक पोर्शन जो है रिएक्शन के लिए आपका खुला रहेगा, राइट। और इसकी वजह से वी आर एबल टू असेंबल डीएनए स्ट्रैंड न्यूक्लियोटाइड बाय न्यूक्लियोटाइड फॉलोइंग अ प्रीडिफाइंड सीक्वेंस। आप एक न्यूक्लियोटाइड को पहले
आप एंकर कर दीजिए, उसके ऊपर और न्यूक्लियोटाइड को आप अटैच करते चले जाइए, और इसी को हम बोलते हैं सॉलिड फेज सिंथेसिस, राइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डीएनए सिंथेसाइजर, ऑप्शन सी। Specialized cells of the immune system that are used to generate and release antibodies. That's very easy. B cells. B cells या B lymphocytes जो cells होती हैं, वो एक तरह की व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं जो कि एक क्रूशल रोल प्ले करती हैं इम्यून सिस्टम में। जैसे कि आप देख सकते हैं, यही वो सेल्स हैं जो कि एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती हैं। और ये जब बी सेल्स अपनी एंटीबॉडीज यानी अपने रिसेप्टर्स को प्रोड्यूस कर देती हैं ब्लड में, तो ये कहलाती हैं प्लाज्मा सेल्स, राइट। जब भी वो एंटीबॉडी किसी भी एंटीजेंस के अगेंस्ट प्रोड्यूस करेंगी, तो जो मार्कर्स होते हैं, एंटीबॉडी एक तरह का मार्कर्स होती है, राइट, जो कि किसी भी जो हार्मफुल इन्वेडर्स हैं, बैक्टीरिया वायरस है, उनके एपिटोप को डिटेक्ट करती है। और एक बार अगर बी सेल एक्टिवेट हो गई तो वो बन जाएगी क्या, प्लाज्मा सेल्स, अ फैक्ट्री ऑफ एंटीबॉडीज। और वो रिलीज करना शुरू कर देगी थाउजेंड्स ऑफ एंटीबॉडी पर सेकेंड, और जिससे कि हम जो थ्रेट्स आई हैं उनको न्यूट्रलाइज कर दें। एक और कॉपी सेल की बनती है जिसे हम मेमोरी बी सेल्स बोलते हैं, जो कि नेक्स्ट टाइम जब भी इंफेक्शन होगा फ्यूचर में, तो उसको डिटेक्ट कर सकता है। तो इट इज जस्ट लाइक अ कीपिंग अ कॉपी फॉर द फ्यूचर, राइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। DNA fragment separated on an agarose gel can be visualized after staining with ethidium bromide, bromophenol blue, acetocarmine और aniline blue। देखिए, इथिडियम ब्रोमाइड जो होता है वो यूज होता है कॉमनली टू स्टेन डीएनए ऑन द एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, और इसके लिए यूवी लाइट की जरूरत होती है। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये आपका इथिडियम ब्रोमाइड है, जो कि क्या करता है, बेस पेयर के बीच में स्टैक कर जाता है। जितना ज्यादा इथिडियम ब्रोमाइड स्टैक करेगा, उतना ही यूवी में ये ज्यादा कलर को एब्जॉर्ब करेगा, राइट, और उतना ही हमें जो बैंड है वो ज्यादा दिखेगा। दैट मीन्स मोर द कलर ऑफ द बैंड मीन्स मोर अमाउंट ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए, राइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा क्या, इथिडियम ब्रोमाइड, ऑप्शन ए। A gene whose expression helps in identifying transformed cell is known as plasmid, selectable marker, structural gene और वेक्टर। देखिए, जो सेलेक्टेबल मार्कर जीन्स होती है ना, वो यूज की जाती हैं टू आइडेंटिफाई एंड सेलेक्ट सेल्स दैट हैव बीन सक्सेसफुली इनकॉर्पोरेटेड फॉरेन डीएनए यानी जीन ऑफ इंटरेस्ट ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो सेलेक्टेबल मार्कर हैं, ये या तो इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंस हो सकते हैं, या एट टाइम्स आपके क्या हो सकते हैं, याद करिए, लेगजेड मार्कर यानी कि प्रोटीन एक्सप्रेशन, बीटा गैलेक्टोसाइड का एक्सप्रेशन, राइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। Which of the following restriction enzyme produce blunt end? Hint 3, ZO1, EcoR5 और SEL1। देखिए, EcoR5 जो है वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है, अगर आप ध्यान से देखें, वो कट करता है आपके डीएनए को टू प्रोड्यूस द ब्लंट एंड, यानी कि इसके जो एंड्स होंगे उनमें ओवरहैंग नहीं होगा, राइट, एक सिमेट्रिकल जो है स्ट्रक्चर्स आएगा, राइट, और ऐसे को बोलते हैं ब्लंट एंड। अगर बाई चांस इसमें ओवरहैंग आता है, तो यानी कि वो कैसे एंड बनाता, स्टिकी एंड्स, जो कि आपके जैसे इको R1 में बनता है, राइट। तो इको R5 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रोड्यूसेस द ब्लंट एंड। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। द फर्स्ट एवर ह्यूमन हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय RDT इज प्रोजेस्टेरॉन, इंसुलिन, ईस्ट्रोजन या फिर कॉर्टिसोन। देखिए, इंसुलिन जो था दैट वाज द फर्स्ट ह्यूमन हार्मोन जो कि प्रोड्यूस किया गया था आरडीटी के थ्रू, जिसने बाद में रिवोल्यूशनाइज कर दिया ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज। पहले डायबिटीज के लिए इंसुलिन जो है वो पोर्साइन सोर्स से निकाला जाता था, एंड दैट वाज रियली कॉस्टली। जब एक बार आरडीटी के थ्रू इंसुलिन आ गया, अब इट इज वेरी इकोनॉमिकल टू यूज, और इसीलिए डायबिटीज मैनेजमेंट हो पाया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। Which of the following is commonly used as a vector for introducing a DNA fragment in human lymphocytes? XFAS, retrovirus, TI plasmid और PBR322। देखिए, retrovirus जो होते हैं, they are the one which are commonly used as vector for introducing DNA fragment in human lymphocyte। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो efficiently integrate कर सकते हैं अपने genetic material को host genome में, और इसकी वजह से दे बिकम अ वेरी वैल्यूएबल टूल्स इन जीन थेरेपी। स्पेशली एडिनोसिन डीअमीनेज की जीन थेरेपी के लिए रेट्रोवायरस यूज हुए थे, जो कि पहला क्लिनिकल जीन थेरेपी केस था टू ट्रीट द SCID, राइट।
ऑटोसोमल SCID। और इसीलिए जब एक बार आप इन वायरसेस को यूज करके इंटीग्रेशन करा देते हैं हेल्दी जीन्स का, तो जो मॉडिफाइड लिम्फोसाइट्स हैं वो यूज की जा सकती हैं टू ट्रीट जेनेटिक डिसऑर्डर्स और इम्यून रिलेटेड कंडीशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वाज गिवन फॉर ट्रीटिंग डायबिटीज मेलाइटस, चिकन पॉक्स, रिमेटॉइड आर्थराइटिस और एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी। देखिए, जो पहला सक्सेसफुल क्लिनिकल जीन थेरेपी जो एक्सपेरिमेंट था वो कंडक्ट किया गया था 1990 में टू ट्रीट एडीए डेफिशिएंसी। एडीए डेफिशिएंसी यानी एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी जो है वो एक तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर है जो अल्टीमेटली इवेंचुअली लीड करता है सेवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम में, स्पेशली ऑटोसोमल SCID में। और इस जीन थेरेपी के दौरान डॉक्टर्स ने इंट्रोड्यूस किया था एक फंक्शनल एडीए जीन्स को इनटू द पेशेंट्स लिम्फोसाइट यूजिंग अ वायरल वेक्टर रेट्रोवायरसेस को, और उसकी वजह से इम्यून सिस्टम जो था वो फंक्शनली रिस्टोर किया गया था। नाउ द गर्ल इन विच दिस जीन थेरेपी वाज डन वाज सक्सेसफुली लिविंग, राइट? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। use of bioresources by multinational companies and organizations without authorization from the concerned country and its people is called biodegradation, bioinfringement, biopiracy और bioexploitation। देखिए, बायोपायरेसी का मतलब क्या होता है? अनऑथोराइज्ड यूज ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, जो कि MN कंपनीज जनरली करती हैं। आपको इंडिया का केस याद है, बासमती राइस अमेरिकन कंपनीज ने ट्रेडमार्क ले लिया था, नीम ट्रेडमार्क ले लिया था, हल्दी ट्रेडमार्क ले लिया था। ये सब बायोपायरेसी है। आप किसी भी कंट्री का उनके कंसेंट के बिना, उनके लोकल लोगों के कंसेंट के बिना आप उस पर पेटेंट ले लेते हैं और देन यू आर आस्किंग फॉर रॉयल्टीज। दिस इज प्रिसाइजली इज बायोपायरेसी। तो बायोपायरेसी क्या है? इट इज एन अनऑथोराइज्ड यूज ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज by the multinational companies or organization without proper consent from the country or indigenous community that own them। और इसकी वजह से क्या होता है? जो लोग हैं वो वंचित रह जाते हैं उनके रिसोर्सेज के लिए। नाउ जो जगह, जिस जगह पे वो चीज पैदा हो रही है, लेट्स से बासमती इंडिया में पैदा हो रहा है, तो उसके लिए भी रॉयल्टी आपको अमेरिकन को देना पड़ेगा। और इसके लिए जो ट्रेडिशनल नॉलेज है वो एक्सप्लॉइट कर ली जाती है, जो जेनेटिक रिसोर्सेज हैं वो एक्सप्लॉइट कर लिए जाते हैं कमर्शियल गेन्स के लिए विदाउट प्रॉपर कंपनसेशन टू द इंडिजिनस पीपल। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बायोपायरेसी। गिवन बिलो इज अ सैंपल ऑफ अ पोर्शन ऑफ द DNA strand गिविंग द बेस सीक्वेंस ऑन द अपोजिट स्ट्रैंड। तो इसमें 5 प्राइम से क्या दे रखा है? GATTC। और अगर हम दूसरे राउंड से देखें तो वहां पर भी क्या दे रखा है? GATTC। ये देखिए, राइट? तो इधर से भी GATTC है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और इधर से भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम क्या है? GATTC। ये एक्चुअली क्या बता रहा है? ये बता रहा है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। तो जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होते हैं वो सीक्वेंस होते हैं जो कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक स्ट्रैंड पे जैसे रीड कर रहे हैं वैसे ही दूसरे स्ट्रैंड पे भी रीड करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड पे। और ये जो GATTC है ये EcoR1 की कटिंग साइट है जिसको EcoR1 रिकॉग्नाइज करता है और कट करता है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में। यहां पर कट लगाएगा वो, और क्या बनाएगा? कोहेसिव एंड्स या फिर स्टिकी एंड्स, जो कि बहुत यूजफुल है इन जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर, ऑप्शन डी। Which of the following is not a feature of the plasmid? Single stranded, independent replication, circular structure और small circular double stranded DNA। देखिए, अगर आप राइट हैंड साइड पे डायग्राम देखें तो एक टिपिकल प्लाज्मिड वेक्टर दिया हुआ है, राइट? जिसमें क्या होता है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है जो इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन के लिए जरूरी है। तो ये तो एक फीचर होगा प्लाज्मिड्स का। सर्कुलर स्ट्रक्चर है, राइट? तो इसका मतलब ये भी होगा। और सर्कुलर है तो स्मॉल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड DNA होता है, ये भी ठीक है। सिंगल स्टैंडर्ड नहीं होता ना। सिंगल स्टैंडर्ड DNA आपको M13 में मिलेगा जो पी ब्लू स्क्रिप्ट में होता है, प्लाज्मिड में इस वाले में नहीं मिलेगा। तो प्लाज्मिड के फीचर्स क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन होना, सर्कुलर स्ट्रक्चर होना, स्मॉल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड DNA होना, और एक पर्टिकुलर कोई ऐसा ट्रेट होना जो कि ऑर्गेनिज्म को एक एज देता है, जैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। Commonly used vector for human gene sequencing are
टीडीएनए, बैक वेक्टर, टीसी क्लोनिंग वेक्टर या फिर एक्सप्रेशन वेक्टर। देखिए जो बैक वेक्टर या फिर बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स थे, दे वर द वन विच वर कॉमनली यूज्ड एज वेक्टर इन ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग। और क्यों? क्योंकि ये लार्ज डीएनए फ्रेगमेंट्स को अपने अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकते थे क्लोन करवाने के लिए, और इसकी वजह से दे वर आइडियल फॉर मैपिंग एंड सीक्वेंसिंग कॉम्प्लेक्स जीनोम। यक भी ये काम कर सकते थे, बट यक की स्टेबिलिटी वाज एन इशू। बैक में स्टेबिलिटी इज अ रियली कमांडिंग फीचर, राइट? तो इसीलिए बैक वाज यूज्ड फॉर ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग पर्पसेस। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टेप्स इन पीसीआर इज डीनेचुरेशन, एक्सटेंशन एनीलिंग, या एनीलिंग एक्सटेंशन डीनेचुरेशन, या एक्सटेंशन डीनेचुरेशन एनीलिंग, या फिर डीनेचुरेशन एनीलिंग एक्सटेंशन। पीसीआर जो है एक 3 स्टेप साइकिल होती है, जिसमें पहला स्टेप क्या होता है? पहला होता है डीनेचुरेशन, दूसरा होता है अनीलिंग, और तीसरा क्या होता है? एक्सटेंशन। डीनेचुरेशन, एनीलिंग और एक्सटेंशन। डीनेचुरेशन के दौरान हम क्या करते हैं? हम डीएनए को सेपरेट करते हैं, दोनों स्ट्रैंड्स को, जब हम उसे हीट करते हैं एट अराउंड 95 डिग्री सेल्सियस, जिससे हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक आउट हो जाते हैं। एनीलिंग में हम क्या करते हैं? टेम्परेचर को लोअर करते हैं एट अराउंड 55 डिग्री सेल्सियस, जिससे कि प्राइमर टारगेट डीएनए पे बाइंड हो सके। और एक्सटेंशन के दौरान क्या करते हैं? जो डीएनए पॉलीमरेज है वो एक्सटेंड करता है प्राइमर्स को, जिससे कि नया डीएनए स्ट्रैंड बन सके एट अराउंड 70 डिग्री सेल्सियस। और ये साइकिल कई बार मल्टीपल टाइम्स जो है रन होती रहती है टू एम्पलीफाई द डीएनए सीक्वेंस। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। The process of the separation and purification of express protein before marketing is called, that's very easy, downstream processing. डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग जो होता है वो रेफर करता है सेपरेशन को, प्यूरिफिकेशन को एंड फॉर्मुलेशन को एक्सप्रेस प्रोटीन को। यानी कि डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग रेफर्स टू द सेपरेशन, प्यूरिफिकेशन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ द एक्सप्रेस प्रोटीन, जो भी आप प्रोटीन एक्सप्रेस करे हो आरडीटी के दौरान, बिफोर दे वर मार्केटेड और यूज्ड इन एप्लीकेशन सच एज फार्मास्यूटिकल और बायोटेक्नोलॉजी। और ये स्टेप जो है ये इंश्योर करता है कि फाइनल प्रोडक्ट जो हो वो फ्री हो कंटेमिनेशन से और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट करे, जो भी इंडस्ट्री के क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं। तो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग इस क्वेश्चन का होगा सही आंसर। स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर्स हैव बीन डिजाइन्ड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट, एडिशन ऑफ प्रिजर्वेटिव टू द प्रोडक्ट, availability of oxygen throughout the process, or ensure aerobic condition in the culture vessels। देखिए स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर्स जो होते हैं वो बेसिकली एरोबिक माइक्रोब्स की ग्रोथ के लिए होते हैं, तो इसका मतलब ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दोनों ही सही हो सकते हैं। स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर जो होते हैं डिजाइन किए जाते हैं टू एंश्योर प्रॉपर ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन बाय कांस्टेंट स्टरिंग एंड एरेशन, क्योंकि बहुत जरूरी है ग्रोथ ऑफ एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर सेल्स के लिए। ये कंट्रीब्यूट करता है टू मेंटेन ऑप्टिमल मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ माइक्रोब्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर एट द टाइम बीइंग हम यहां पे क्या लगा रहे हैं? फॉर द टाइम बीइंग हम क्या लगा रहे हैं? ऑप्शन सी, विच इज मोर बेटर आंसर। अदरवाइज एंश्योर एरोबिक कंडीशन इज आल्सो द करेक्ट आंसर, राइट? तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बैक्टीरिया प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम वायरसेस बाय फ्रेगमेंटिंग वायरल डीएनए विद लाइगेज, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस या फिर गायरेज। देखिए बैक्टीरिया यूज करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को to cut viral DNA into fragments so that they are able to prevent virus from replicating in them। ये जो एंजाइम्स हैं ये रिकॉग्नाइज कर सकते हैं स्पेसिफिक सीक्वेंसेस को जो कि प्रेजेंट होते हैं वायरल डीएनए में, और उनको क्लीव कर सकते हैं। एक तरह से वो वायरल डीएनए को बढ़ने से रोकते हैं और एक डिफेंस मैकेनिज्म देते हैं अगेंस्ट बैक्टीरियोफाज इंफेक्शन। इसी को हम बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन होस्ट मॉडिफिकेशन सिस्टम, जिसमें बैक्टीरिया पहले अपने क्रोमोसोम को मॉडिफाई करेगा और वायरल डीएनए को बढ़ने से रोकेगा बाय क्लीविंग देम। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। लिनाउ फ्रेगमेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम डीएनए लाइगेज, डीएनए पॉल 1, डीएनए पॉल 2 या फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। देखिए जो लिनाउ फ्रेगमेंट है ये डिराइव किया जाता है फ्रॉम डीएनए पॉल 1 फ्रॉम ई कोलाई जस्ट बाय प्रोटियोलिटिक क्लीवेज यूजिंग सबस्टिलिन। सबस्टिलिन जो होता है वो एक माइल्ड प्रोटीएज होता है।
चलो एक काम करते हैं, डीएनए पॉल 1 को समझते हैं। डीएनए पॉल 1 जो है, जो सबसे पहले कॉर्नबर्ग ने आइसोलेट किया था, उसमें पता लगा था कि इट हैज 3 एक्टिविटीज, 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस यानी प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी, और 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी। जो टिपिकल आरडीटी एक्सपेरिमेंट है उनमें पॉल एक्टिविटी और आपके एडिटिंग यानी प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी जरूरी होती है, जबकि ये एक्टिविटी की जरूरत नहीं होती है आरडीटी एक्सपेरिमेंट में। तो अगर हम इस पॉल 1 को सब्स्टिलिन से ट्रीट करें जो कि माइल्ड प्रोटीज है, तो वो इतने फ्रेगमेंट को अलग कर देता है, और जो बचा हुआ फ्रेगमेंट है उसी को हम बोलते हैं लिनाउ फ्रेगमेंट। तो लिनाउ फ्रेगमेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम डीएनए पॉल 1। Southern blotting is attachment of probes to the DNA fragments, transfer of DNA fragments from electrophoretic gels to a nitrocellulose sheet, comparison of DNA fragments to the two sources, transfer of DNA fragments to electrophoretic gel from cellulose membrane। देखिए, जब भी वर्ड ब्लॉटिंग आएगा ना, इसका मतलब होगा कि हम डीएनए फ्रेगमेंट को ट्रांसफर कर रहे हैं फ्रॉम इलेक्ट्रोफोरेटिक जेल टू द नाइट्रोसेलुलोज शीट। बेसिकली ये जो टेक्निक है ये डेवलप की थी एडविन सदरन ने, जो कि जेनेटिक रिसर्च में, फॉरेंसिक एनालिसिस में और इवन डिजीज डायग्नोसिस में आज भी यूज होती है। इसके अंदर स्टेप्स क्या होते हैं? पहले हम डीएनए को डाइजेस्ट करेंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, फिर उसकी इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे जिसमें जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं बेस्ड ऑन द साइज वो सेपरेट किए जाते हैं, फिर डीनेचुरेट करेंगे जिससे कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड हो जाए, और फिर आएगा ब्लॉटिंग स्टेप जिसमें डीएनए फ्रेगमेंट्स को हम नाइट्रोसेलुलोज या नायलॉन मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम द इलेक्ट्रोफोरेटिक जेल। बाद में हाइब्रिडाइजेशन करेंगे किसी लेबल्ड प्रोब से जिससे कि हम टारगेट सीक्वेंसेस को ढूंढ सकें। तो बेसिकली अगर हम बात ब्लॉटिंग की कर रहे हैं तो ब्लॉटिंग इज ऑलवेज द ट्रांसफरिंग ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स onto the nitrocellulose या nylon membrane from the electrophoretic gel यानी ऑप्शन बी। PCR technique was invented by कैरी मुलिस, बॉयर, सेंगर या कोहान। देखिए, कैरी मुलिस ने इन्वेंट किया था पीसीआर को 1983 में, और ये जो रिवोल्यूशनरी मेथड था इसकी वजह से साइंटिस्ट जो हैं वो डीएनए सीक्वेंस को एम्पलीफाई कर पाते हैं बहुत जल्दी, which is very essential in genetic research, medical diagnosis, even forensics। और इसी ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी के लिए ही रिसीव नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री इन 1993। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कैरी मुलिस। Plasmids are used in cloning vector for which of the following reason? They can be multiplied in culture, self-replication in bacterial cells, can be multiplied in laboratories with the help of enzymes, और replicate freely outside bacterial cells। देखिए, प्लाज्मिड जो होते हैं दे आर वाइडली यूज्ड एज क्लोनिंग वेक्टर। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक ओराई होता है यानी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, जिसकी वजह से दे कैन रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली विद इन द बैक्टीरियल सेल्स। अपने रेप्लिकेशन के लिए वो सेंट्रल जीनोम पे डिपेंडेंट नहीं है, और ये फीचर की वजह से जेनेटिक इंजीनियरिंग में वो एक आइडियल वेक्टर बन जाते हैं। आप उनमें जीन अपनी डाल सकते हैं, एम्पलीफाई कर सकते हैं एफिशिएंटली, और जब भी आप स्टिमुलस देंगे तो वो डीएनए रेप्लिकेट हो जाएगा। प्लाज्मिड में इसके अलावा कुछ सेलेक्टेबल मार्कर्स होते हैं जैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, जो उनको अगेन इजीली आइडेंटिफाइबल ट्रांसफॉर्मेंट के तौर पे पेश करता है, यानी कि उसमें जो सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट्स है वो भी इजी हो जाता है। तो प्लाज्मिड में ओराई होता है, सिलेक्शन मार्कर्स होते हैं, और साथ में खासकर एक और चीज जो उनको आइडियल बनाती है कि उनका कॉपी नंबर जनरली हाई होता है। एक सेल में बहुत सारी कॉपीज भी रह सकती हैं, तो इसी की वजह से वो एक आइडियल क्लोनिंग वेक्टर होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सेल्फ रेप्लिकेशन इन बैक्टीरियल सेल्स, ऑप्शन बी। आरएनए इंटरफेरेंस हेल्प्स इन सेल प्रोलिफरेशन, माइक्रो प्रोपोगेशन, सेल डिफेंस या सेल डिफरेंशिएशन। आरएनए या आरएनए इंटरफेरेंस जो है एक नेचुरल सेलुलर मैकेनिज्म है जो हेल्प करता है टू रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन एंड प्रोवाइड डिफेंस अगेंस्ट वायरसेस एंड ट्रांसपोसोन्स। इसके दौरान हम स्मॉल आरएनए मॉलिक्यूल्स यानी कि siRNA या miRNA को यूज करते हैं टू साइलेंस स्पेसिफिक जीन्स, और इसकी वजह से जो हार्मफुल जेनेटिक एलिमेंट्स हैं उनको एक्सप्रेशन से रोका जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सेल डिफेंस।
Biotechnology is consisting of the use of biological system or bacteria for the manufacture, transformation or degradation of molecules through enzymatic or fermentation processes for the industrial purpose are called yellow biotechnologies, blue biotechnology, green biotechnology या white biotechnology. देखिए जो white biotechnology है जिसको हम industrial biotechnology भी बोलते हैं, that focuses on the using biological system, बैक्टीरिया हो गए, फंजाई हो गए या एंजाइम्स को किस लिए मैन्युफैक्चर करने के लिए, ट्रांसफॉर्मिंग करने के लिए या फिर डिग्रेड करने के लिए बायोमोलिक्यूल्स को इंडस्ट्रियल सेटिंग्स में। और ये एप्लीकेशन इंक्लूड्स करते हैं क्या क्या, बायोरिमिडिएशन, एंजाइम प्रोडक्शन, बायोफ्यूल जनरेशन या फिर फार्मास्यूटिकल सिंथेसिस। इनफैक्ट यू शुड नो दैट व्हाट इज द कलर ऑफ बायोटेक्नोलॉजीज। तो यहां पर इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड ईच आर असाइंड अ डिफरेंट नेम डिपेंडिंग ऑन द कलर और यूजेस। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं और एज इन व्हेन इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी, ऑप्शन डी। इन biological macromolecule, the term domain describes an RNA regions located between 5' to 3' region untranslated into the proteins, structurally and functionally distinct region of the protein, particular region in the intracellular environment, a region of DNA located between two exons। देखिए बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल्स में जो डोमेन होता है वो रेफर करता है एक स्पेसिफिक रीजन विद इन अ प्रोटीन जिसमें के डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस हो। ये जो डोमेन्स होते हैं ये फोल्ड करते हैं इंडिपेंडेंटली और परफॉर्म करते हैं एक स्पेशलाइज्ड रोल सच एज बाइंडिंग टू अदर मॉलिक्यूल्स और कैटेलाइजिंग रिएक्शंस। कई सारे प्रोटीन्स में मल्टीपल डोमेन्स होते हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं उनके ओवरऑल फंक्शंस को। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। Choose the wrong proposition concerning the glycosylation of proteins. During N-glycosylation, N-acetylglucosamine is the sugar that immediately attached to asparagine. O-glycosylation के दौरान protein is characterized by the direct addition of activated carbohydrate residue linked to nucleotides. The carbohydrate unit involved in the glycosylation of proteins are attached or associated with 4 amino acids of the proteins, that is asparagine, serine, threonine and hydroxyl lysine। और ग्लाइकोसाइलेशन डिक्रीजेस प्रोटीन सॉल्युबिलिटी। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। क्यों? क्योंकि ग्लाइकोसाइलेशन जो है ना वो टिपिकली एनहांस करता है प्रोटीन सॉल्युबिलिटी को रेदर देन डिक्रीजिंग इट। कार्बोहाइड्रेट मॉडिफिकेशन जो होते हैं वो यूजुअली हाइड्रोफिलिसिटी प्रोटीन की इंक्रीज कर देते हैं जो कि उसकी ना केवल स्टेबिलिटी और फंक्शन को बढ़ाता है एक्वस एनवायरनमेंट ऑफ द सेल। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ग्लाइकोसाइलेशन डिक्रीजेस प्रोटीन सॉल्युबिलिटी। ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है, एक्चुअली इट इंक्रीजेस। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सिंथेसिस ऑफ शुगर फ्रॉम ऑर्गेनिक एसिड इज ग्लाइकोलिसिस, बायोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस या फिर नन ऑफ दीज। दैट्स वेरी इजी। ग्लूकोनियोजेनेसिस वो प्रोसेस होता है जिसमें हम सिंथेसाइज करते हैं कार्बोहाइड्रेट को फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर्स जैसे कि ऑर्गेनिक एसिड हो गए, अमाइनो एसिड्स हो गए, ग्लिसरॉल हो गए। कहने का मतलब ये है कि हम ग्लूकोज बनाएंगे नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर से। कार्बोहाइड्रेट नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी तरीके से हम नॉन कार्बोहाइड्रेट चीजों से ग्लूकोज बना लें तो उसको ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। और ये पाथवे बहुत इसेंशियल होता है फॉर मेंटेनिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल स्पेशली ड्यूरिंग फास्टिंग और इंटेंस एक्सरसाइज व्हेन कार्बोहाइड्रेट इनटेक इज लो। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस। Malonate acts as an inhibitor of the enzyme malate dehydrogenase, alpha ketoglutarate dehydrogenase, isocitrate dehydrogenase या succinate dehydrogenase। देखिए जो मेलोनेट होता है वो एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की तरह एक्ट करता है किसके, एंजाइम सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज के। इट कॉम्पिटिट्स विद द सक्सिनेट फॉर द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम और प्रिवेंट करता है नॉर्मल एंजाइमेटिक रिएक्शन इन क्रेब्स साइकिल। मेलोनेट जो है वो रिजेंबल करता है सक्सिनेट को स्ट्रक्चरली बट कैन नॉट बी फर्दर प्रोसेस बाय द एंजाइम। क्यों? क्योंकि इसकी बाइंडिंग जो है वो रिएक्शन को क्या कर देती है, हॉल्ट कर देती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, जिसमें कि मेलोनेट सक्सिनेट जैसा दिखने की वजह से एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की तरह एक्ट करता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर।
सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन वाज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय मेसलसन एंड स्टेहल, फ्रांसिस क्रिक, हार्शी एंड चेस या ग्रिफिथ। देखिए ये जो सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन होता क्या है, पहले इसको समझते हैं। इन द सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन क्या होता है कि डीएनए जो होता है वो दोनों जो डीएनए स्ट्रैंड है वो अलग अलग हो जाते हैं और एक्ट करते हैं टेम्पलेट की तरह, और कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग से एक स्ट्रैंड जो होता है जो कि ओरिजिनल पेरेंट से आ रहा है उसको यूज करके दूसरा स्ट्रैंड सिंथेसाइज होता है। और ये प्रोसेस हमेशा चलता रहता है जिसमें कि एक स्ट्रैंड पेरेंटल होगा, दूसरा स्ट्रैंड न्यूली सिंथेसाइज होगा। ये होता है सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, जो डिमॉन्स्ट्रेट किया था मेसलसन एंड स्टेल ने अपने फेमस एक्सपेरिमेंट इन 1958। उन्होंने इकोलाई बैक्टीरिया लिया था, जैसे कि इस केस में आप देख सकते हैं, और उनको ग्रो किया था मीडियम में हैवी नाइट्रोजन के N15 में, और फिर बाद में उन्होंने उनको लाइटर नाइट्रोजन यानी N14 में ट्रांसफर कर दिया। और जैसे जैसे डेंसिटी ऑफ द डीएनए चेंज होती गई आफ्टर सेवरल जनरेशन, उनको उन्होंने स्टडी किया डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन में। और इससे हमें बाद में पता चला कि हर बार जब भी एक नया डीएनए सिंथेसाइज होगा तो उसमें एक स्ट्रैंड पुराना होगा और एक स्ट्रैंड नया सिंथेसाइज होगा, जो कि कंफर्म कर रहा था सेमी कंजर्वेटिव मॉडल जो कि ओरिजिनली प्रपोज किया था क्रिक ने। क्रिक ने प्रपोज किया था, कंफर्म किसने किया था, डिमॉन्स्ट्रेट किसने किया था, मेसलसन एंड स्टेल ने। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। Which of the following is not essential amino acid? थ्रियोनिन, लाइसिन, टायरोसिन या ट्रिप्टोफान। देखिए जो टायरोसिन है जैसा कि आप देख सकते हैं वो एक नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड है, मीनिंग जो बॉडी है वो सिंथेसाइज कर सकती है दूसरे अमाइनो एसिड से, और वो दूसरा अमाइनो एसिड क्या है, फिनाइल एलर्निन। तो अगर आप फिनाइल एलर्निन जो कि इसेंशियल अमाइनो एसिड है उसको कंज्यूम कर रहे हैं थ्रू डाइट, तो देन बॉडी कैन एक्ट ऑन फिनाइल एलर्निन एंड कैन प्रोड्यूस टायरोसिन। इस केस में थ्रियोनिन, लाइसिन एंड ट्रिप्टोफान इसेंशियल अमाइनो एसिड है, यानी कि दे मस्ट बी ऑब्टेन थ्रू डाइट बिकॉज हमारी बॉडी उनको नहीं बना सकती। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, टायरोसिन। चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। Hybridization of DNA by a probe requires sequence similarity between the two components. The circular and linear DNAs containing N restriction site for a restriction enzyme gives respectively N and N+1 fragments once cut by the enzyme. ये स्टेटमेंट ठीक है क्योंकि आप देखिए अगर सर्कुलर डीएनए में आप एक कट लगाते हैं तो एक ही फ्रेगमेंट बनेगा, यानी n नंबर ऑफ साइट मींस n नंबर ऑफ फ्रेगमेंट। जबकि अगर आप एक लीनियर डीएनए में कट लगाते हैं तो आपके दो फ्रेगमेंट बनेंगे, यानी एक रेस्ट्रिक्शन साइट का मतलब हो गया दो फ्रेगमेंट। तो ये स्टेटमेंट हो गया आपका बी ठीक। Cloning of a recombinant DNA means the isolation of cell colonies containing the construct of the specific recombinant DNA। ये भी सही है, जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए की कॉलोनी बना रहे हैं या क्लोनिंग कर रहे हैं उसको, तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, आप उन सेल कॉलोनीज को आइसोलेट कर रहे हैं जिनमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका ठीक है। इको R1 एंडोन्यूक्लियस द कट ऑफ विच ऑन अ सर्कुलर डीएनए गिव्स 4 फ्रेगमेंट। अगर हम बात करें एक सर्कुलर डीएनए है और इको R1 जो है उससे 4 फ्रेगमेंट दे रहा है, लेटर से 4 फ्रेगमेंट ऐसे ही आ सकते हैं 1 2 3 एंड 4, तो उसमें कितनी रेस्ट्रिक्शन साइट्स होंगी, 4 ही तो होंगी। तो ये भी स्टेटमेंट ठीक है, यानी कि बी स्टेटमेंट भी ठीक है, सी भी ठीक है, डी भी ठीक है। तो पहले ही स्टेटमेंट में प्रॉब्लम है पर लग तो नहीं रहा, तो इसको समझते हैं क्या मतलब है इसका। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ डीएनए बाय अ प्रोब रिक्वायर्स सीक्वेंस सिमिलरिटी बिटवीन द टू कंपोनेंट। देखिए हाइब्रिडाइजेशन ऑफ अ डीएनए बाय अ प्रोब does not always requires complete sequence similarity between two components। कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो सीक्वेंस सिमिलरिटी है ये 100% नहीं होती। हाँ डेफिनेटली अगर 100% है, कंप्लीट सीक्वेंस सिमिलरिटी है, तो चांसेस ऑफ बाइंडिंग वो ज्यादा हो जाते हैं। पर अगर हम ऑप्टिमाइज्ड कंडीशन लें तो उसमें थोड़ा सा डिग्री ऑफ मिसमैच जो है वो टॉलरेबल होता है। और साइंटिस्ट ऑफन एडजस्ट करते हैं टेम्परेचर को, सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन को, प्रोब्स डिजाइनिंग को, जिससे कि हाइब्रिडाइजेशन थोड़ा बेटर हो सके इवन इफ द सीक्वेंस आर नॉट 100% आइडेंटिकल। तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ डीएनए विद द प्रोब डज नॉट ऑलवेज रिक्वायर अ 100% सीक्वेंस सिमिलरिटी। थोड़े से मिसमैच की गुंजाइश होती है, जितना सीक्वेंस सिमिलरिटी हो उतना बेटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए।
70S prokaryotic ribosomes consist of 50S and 40S subunit, 60S and 30S subunit, 50S and 30S subunit या 60S and 40S subunit. That's very easy. अगर आप डायग्राम में देखें तो जो प्रोकैरियोटिक होते हैं राइबोसोम्स, उसके अंदर टोटल राइबोसोम्स का सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है 70S और उसमें लार्ज सब यूनिट होती है 50S की और छोटी सब यूनिट होती है 30S की। आपको कुछ नहीं याद करने का ट्रिक है, 20-20 माइनस करते जाइए, 70 का 20 माइनस करिए तो 50 और उसका 20 माइनस करिए तो 30। सेम हियर, 80 में से 20 माइनस करिए तो 60 और 60 में से 20 माइनस करिए तो 40। सो दैट्स हाउ यू कैन रिमेंबर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। During transcription, RNA polymerase enzyme will bind to the sequence upstream to the gene called regulator, enhancer, silencer या फिर promoter। देखिए ट्रांसक्रिप्शन के दौरान जो आरएनए पॉलीमरेज है वो बाइंड करता है प्रमोटर सीक्वेंसेस को, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें, राइट। ये लोकेटेड होता है जीन से अपस्ट्रीम, एटलीस्ट बैक्टीरिया के अंदर ये हमेशा अपस्ट्रीम होगा। यूकेरियोट्स में थोड़ा सा कभी कभी जैसे आपका आरएनए पॉल 3 के जो प्रमोटर सीक्वेंसेस होते हैं वो कई बार डाउनस्ट्रीम भी होते हैं जीन्स के, बट नॉर्मली ये देखा गया है प्रोकैरियोट्स में तो ऑलवेज ये जीन्स के अपस्ट्रीम होंगे। और ये जो प्रमोटर होते हैं इनके अंदर स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस होते हैं जो सिग्नल करते हैं आरएनए पॉलीमरेज को वेयर टू बिगिन ट्रांसक्रिप्शन। इस तरह से प्रमोटर एक क्रूशियल रोल प्ले करता है जीन रेगुलेशन में और इंश्योर करता है कि राइट जीन्स आर ट्रांसक्राइब्ड इन द राइट टाइम। अगर हम दूसरे ऑप्शंस की बात करें तो रेगुलेटर जो होता है वो ब्रॉडली वो एलिमेंट्स या वो डीएनए सीक्वेंस होते हैं जो जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करते हैं। एनहांसर जो होते हैं वो इंक्रीज करते हैं ट्रांसक्रिप्शन रेट को बट बहुत दूर होते हैं जीन से, और साइलेंसर जो होते हैं वो रिड्यूस करते हैं या सप्रेस करते हैं जीन ट्रांसक्रिप्शन को। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? प्रमोटर, दैट इज ऑप्शन डी। If a DNA molecule is found to be composed of 40% thymine, what percentage of guanine would be expected? That's very easy. आपको पता है ना चेरगैफ के डबल स्टैंडर्ड डीएनए का रूल, जितना आपके पास एडेनिन होगा उतना ही थाइमीन होगा। तो थाइमीन अगर 40% है तो एडेनिन भी 40% होगा, यानी एडेनिन 40%, थाइमीन 40%, रिमेनिंग आपका कितना हो गया 40 40 80, इसमें रिमेनिंग 20% आपके क्या हो गए साइटोसिन एंड ग्वानिन जो इक्वल अमाउंट में होते हैं, यानी कि 10% ये होगा 10% ही ये होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, दैट इज 10%। Which statement is not correct about the lacoperon? It regulates the production of a series of 5 enzymes. No, 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 no. लैकोपेरॉन के अंदर 3 जीन्स होती हैं, लेक जेड जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज को पैदा करती है, लेक वाई जो कि आपके किसको आपके जो एक ट्रांसपोर्टर प्रोटीन होता है परमिएज उसको करती है, और लेक ए वो ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम को प्रोड्यूस करती है। तो यानी कि 3 एंजाइम होते हैं, 5 नहीं होते। तो लैकोपेरॉन के अंदर देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ 3 एंजाइम्स नॉट 5। It is normally turned off if the glucose is present. Definitely ग्लूकोज नेचुरल सबस्ट्रेट है बैक्टीरिया का, तो जब जब ग्लूकोज होगा तब तक लैक्टोज को क्यों ही हमें डिग्रेड करना है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट तो ठीक है। लैक्टोज बाइंड टू द रिप्रेसर प्रोटीन एंड इनएक्टिवेट्स, ये देखिए आप जो लैक है वो लैक्टोज क्या करता है, वो रिप्रेसर को बाइंड करता है, और जब भी वो रिप्रेसर को बाइंड करेगा तो रिप्रेसर ऑपरेटर साइड पे बाइंड नहीं कर पाएगा। तो ये भी ठीक है, और ये एक तरह का इंड्यूसिबल सिस्टम है, ये भी ठीक है। तो यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। Which of the following is not a PCR based marker? RAPT, AFLP, RFLP या none? देखिए RFLP यानी कि रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म वो पीसीआर बेस्ड मार्कर नहीं है, जबकि रैप्ट और एएफएलपी, रैप्ट का मतलब हो गया रैंडम एम्पलीफाइड पॉलीमॉर्फिक डीएनए जिसमें पीसीआर टेक्निक यूज होती है, और एम्पलीफाइड फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म उसमें भी पीसीआर टेक्निक यूज होती है। आपके आरएफएलपी में पीसीआर यूज नहीं होती, तो इसीलिए ये पीसीआर बेस्ड मार्कर नहीं है। ये एक मॉलिक्यूलर टेक्निक है जो वेरिएशन डीएनए सीक्वेंस में डिटेक्ट करती है जब डीएनए सीक्वेंस को कट किया जाता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के, और उसके बाद उसकी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और हाइब्रिडाइजेशन स्टडीज की जाती है। इसमें पीसीआर एम्प्लीफिकेशन का रोल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी।
द कोर रिप्रेसर ऑफ ट्रिप्टोफान इज, दैट्स वेरी इजी। अगर आप डायग्राम में देखें तो ट्रिप्टोफान इज द कोर रिप्रेसर। जो ट्रिप्टोफान ऑपरॉन है वो एक रिप्रेसिबल ऑपरॉन है जो रेगुलेट करता है सिंथेसिस ऑफ ट्रिप्टोफान इन बैक्टीरिया लाइक इकोलाई। जब जब ट्रिप्टोफान का लेवल ज्यादा होगा तो ट्रिप्टोफान खुद ही को रिप्रेसर हो जाएगा, यानी कि वो ट्रिप्टोफान ऑपरॉन को स्विच ऑफ करवा देगा और बाइंड किससे करेगा, ट्रिप्टोफान रिप्रेसर से, और उसको एक्टिवेट कर देगा। यानी कि अगर आपके पास ऑलरेडी ट्रिप्टोफान है तो आप ट्रिप्टोफान ऑपरॉन क्यों ही ऑन करोगे, क्यों ही ट्रिप्टोफान बनाओगे। तो ट्रिप्टोफान अगर आपके पास हाई है तो ये जाएगा, बाइंड करेगा रिप्रेसर से और उसको एक्टिवेट कर देगा कि ये जाके ऑपरेटर से बाइंड करे और आपका ट्रिप्टोफान ऑपरॉन स्विच ऑफ हो जाए। तो एक तरह से ये रिप्रेसर का सहयोगी है या उसका पार्टनर है, तो इसीलिए इट इज एन को रिप्रेसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Jumping genes that have the ability to move within and between chromosomes are called इंट्रॉन, oncogenes, ट्रांसपोजोन्स या रेट्रोवायरसेस। देखिए ट्रांसपोजोन्स को ही जंपिंग जीन बोलते हैं और ये वो जीन डीएनए सीक्वेंस होते हैं विच कैन मूव फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर विद इन और बिटवीन क्रोमोसोम्स। सबसे पहले इनको डिस्कवर किया था बारबरा मैक्लिंटॉक ने, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था फॉर द डिस्कवरी ऑफ मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट। और ये जो जीन्स हैं ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी, म्यूटेशन एंड जीनोम इवोल्यूशन में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। A deletion of one base pair that alters the sequence of codon as the loss of A in CGT-AGC to form CGTCG। हाँ, इसको एक काम करते हैं, आप देखिए इसके अंदर हमने एक एडेनिन का लॉस किया है। ओरिजिनली हमारा कोडॉन क्या था, CCGTAGC। तो हमारे कोडॉन कैसे रीड होंगे, 3 ये और नेक्स्ट 3 ये। और अगर इसमें से एडेनिन हटा देते हैं तो क्या बन रहा है, CCGTGC, यानी ये कोडॉन और ये कोडॉन। आप देख रहे हैं रीडिंग फ्रेम चेंज हो गया है। पहले एक अमाइनो एसिड जो बनता वो इस कोडॉन की वजह से बनता, अब कोडॉन क्या हो गया है, चेंज हो गया है, तो अमाइनो एसिड भी डिफरेंट बनेगा। और इस तरह के जब रीडिंग फ्रेम चेंज होते हैं उसे बोलते हैं हम फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस, राइट। पॉइंट म्यूटेशन में फ्रेम नहीं बदलना चाहिए था, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। Which of the following eukaryotic RNA polymerase is involved in messenger RNA synthesis? RNA pol 1, 2, 3 और 4। जैसे कि आप इस टेबल को देख सकते हैं तो RNA pol 1 जो होता है वो राइबोसोमल RNA के लिए होता है, RNA pol 2 मैसेंजर RNA के लिए बेसिकली होता है और RNA pol 3 जो होता है वो tRNA के लिए होता है। तो यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। Which RNA pairs with the Shine Dialgrano sequence? 16S राइबोसोमल RNA, mRNA, tRNA या snRNA। देखिए जो शाइन डायल्ग्रेनो सीक्वेंस है उसके अंदर राइबोसोमल बाइंडिंग साइट होती है जो कि मिलती है किसमें, mRNA ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स में। It helps to recruit the ribosomes for translation initiation by pairing with the 16S ribosomal RNA component of the स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट दैट मींस 30S। यानी कि जो बैक्टीरिया होता है उसके जो राइबोसोम्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स होते हैं, उसमें 2 सब यूनिट होती हैं, एक 50S और एक 30S। तो आपके जो mRNA जिसमें SD सीक्वेंस होता है उससे हमारी जो स्मॉलर सब यूनिट होती है बैक्टीरिया की वो बाइंड करती है। अब ये कैसे रिकॉग्नाइज करेगी, बिकॉज इसके अंदर जो 16S राइबोसोमल RNA होता है दैट कैन कॉम्प्लीमेंट्री डिटेक्ट द SD सीक्वेंस, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो आपका जो लोअर सब यूनिट बैक्टीरिया की जो होती है राइबोसोम्स की, उसके अंदर 16S राइबोसोमल सब यूनिट जो होती है या 16S राइबोसोमल RNA जो होता है वो स्पेसिफिकली कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर से डिटेक्ट कर सकता है SD सीक्वेंस को, राइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 16S राइबोसोमल RNA। Microsatellite sequence are of used for DNA cloning, DNA repair, DNA fingerprinting या रेगुलेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। देखिए जो माइक्रोसैटेलाइट सीक्वेंस होते हैं जिन्हें हम शॉर्ट टेंडम रिपीट्स भी बोलते हैं, दे आर हाईली रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस जो कि मिलते हैं थ्रू आउट द जीनोम। दे आर पॉलीमॉर्फिक यानी कि वो वेरी करेंगे ग्रेटली बिटवीन इंडिविजुअल
और इसीलिए वो यूजफुल होते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए, फॉरेंसिक एनालिसिस के लिए या फिर पॉपुलेशन जेनेटिक्स के लिए। जहां तक दूसरे ऑप्शंस की बात है, डीएनए क्लोनिंग, माइक्रो सैटेलाइट्स का कोई यूज नहीं है क्लोनिंग में। डीएनए रिपेयर की बात करें तो माइक्रो सैटेलाइट जो है वो थोड़ा रोल प्ले कर सकते हैं जीनोम स्टेबिलिटी के लिए, बट प्राइमरीली इन्वॉल्व नहीं है डीएनए रिपेयर में। रेगुलेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, तो माइक्रो सैटेलाइट्स कहीं भी सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस नहीं करते ट्रांसक्रिप्शन के रेगुलेशन को। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ऑप्शन सी। विच अमाइनो एसिड प्रीडोमिनेट इन हिस्टोन्स? कौन से ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जो हिस्टोन्स में होते हैं? देखिए, हमें मालूम है स्टोन्स क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स हैं जो हेल्प करते हैं पैकेजिंग को, किसको? नेगेटिवली चार्ज डीएनए को इनटू क्रोमेटिन। तो जो स्टोन्स हैं पॉजिटिवली चार्ज हैं, इसका सीधा सा मतलब है उनमें बेसिक अमाइनो एसिड लाइक लाइसिन एंड आर्जिनिन होंगे, जो कि एक स्पेशल स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन करेंगे डीएनए की फॉस्फेट बैकबोन से, और ये इंटरेक्शन प्ले करते हैं एक इंपॉर्टेंट क्रूशियल रोल इन जीन रेगुलेशन एंड क्रोमेटिन कॉम्पैक्टेशन, राइट। जहां तक दूसरे अमाइनो एसिड्स की बात है, ग्लाइसिन एंड वेलाइन, ये नॉन पोलर अमाइनो एसिड है, तो इसलिए स्टोन्स में हो नहीं सकते। प्रोलिन एंड लाइसिन, जहां पर कि लाइसिन मिलता है स्टोन्स में, प्रोलिन नहीं मिलता। ग्लाइसिन एंड आर्जिनिन, आर्जिनिन होता है स्टोन्स में पर ग्लाइसिन नहीं होता स्टोन कंपोनेंट्स में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? लाइसिन एंड आर्जिनिन, ऑप्शन बी। ओके, तो अब इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। वी विश यू ऑल गुड लक फॉर योर एग्जाम्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द बेल आइकन एंड कमेंट सेक्शन में भर भर के कमेंट्स कीजिए। प्लीज डू सब्सक्राइब अस एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू वेरी मच।